लगता है, वो जिनको लेते हैं उनको उचित लगता है उनको। अब यहाँ से कहाँ जा रहे पास है, कोई जानकार के पास फोन है? नहीं, मेरे को ऐसी जानकारी नहीं है। हैं? अब आप कहाँ जा रहे हैं? कार्यालय, पार्टी मैं कार्यालय? पार्टी कार्यालय जा रहा वहाँ हूँ। लोग मिलेंगे किसी से? हाँ मिलेंगे। हमारे क्या है कि वहाँ पे मेरे वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। तो मुख्यमंत्री जी को न्योता देने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। तो अब आपको रिएक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको ये सुनाई नहीं देगा कि हाँ मुझे फोन आया है, मैं मंत्री बनने वाला हूं। ये कोई नहीं कहेगा। सब यही कहेंगे कि पार्टी जो सोचती है, जिसको चुनना है चुनेंगे। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश लगातार बने हुए हैं। नरेश, क्योंकि हम कितनों से ही बात कर लें, कोई ये बताने वाला नहीं है कि उनको फोन आया है और फोन पर यह कहा गया है कि आप जरा तैयार होके आइएगा, शपथ लेनी है आपको। देखिए विजेंद्र, वो पुरानी परंपराएं अब बंद होने को है कि पहले कह दिया जाता है और फिर परिवार सहित सज धज के राजधानी में पहुंचते हैं शपथ के लिए। अब वो समय लगता है गुजर सा गया है। अब तो कहते हैं कि अंतिम समय पे सूचना दी जाती है कि हाँ भाई आपका नाम लिस्ट में है, आप शपथ लीजिए, परिवार से बाद में मिल लीजिए, शुभचिंतकों से बाद में मिल लीजिए, मंत्री बन के अपने क्षेत्र में जाइए, उसके बाद उनसे मुलाकात करिए, स्वागत करा लीजिए। क्योंकि आज 3:15 बजे मंत्री परिषद का गठन होना है, शपथ होना है। लेकिन हालांकि ये सही है कि कुछ देर में फ़ोन पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे और कुछ को संकेत भी मिले हैं जिनसे अभी हमने बात की है, उनके मित्र विधायक हैं, उनको भी संकेत मिले हैं। हालांकि इनको खुद को जो नहीं बुलाया गया है शपथ लेने के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस बार गोपनीयता ज़्यादा रखी जा रही है, क्योंकि जैसा पार्टी का निर्देश होता है उसी निर्देश की पालना में आगे जो विधायक है, कार्यकर्ता है, वो आगे एक्ट करते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो राजधानी पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी को एक फ़ोन ज़रूर गया है पार्टी कार्यालय की तरफ से भी कि आप जयपुर पहुंचिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। ये नहीं कहा गया है कि शपथ लेने के लिए। तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विधायकों को बुलाया गया है और उनमें से ही अब कुछ देर में जो है जिनका नाम राजभवन में पहुँच गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो सूची दी है उनको फ़ोन कर दिया जाएगा अगले कुछ समय में। और उनके बाद औपचारिक रूप से पार्टी कार्यालय पहले उनको बुलाया जाएगा, पार्टी कार्यालय में बुलाने के बाद फिर राजभवन वो पहुंचेंगे, वहां पे शपथ ग्रहण का समारोह होगा। बिल्कुल नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी ऑफिस से जुड़े हैं। योगेश जी, जहां आप खड़े हैं ये संगठन का वो कार्यालय जहां से नेता विधायक बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, कुछ मुख्यमंत्री बनते हैं। जरा बताइए इस वक्त बीजेपी ऑफिस में क्या चल रहा है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद मैं मानकर चल रहा हूं एक बार तो बीजेपी ऑफिस आएंगे। आपके पास वापस मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष एसीपी जोशी ने क्या कुछ कहा। सुनिए सर। देखिए माननीय भजनलाल जी इस दिशा में, चूंकि वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और चूंकि नेतृत्व ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता है कि हाईकमान हम चलाते हैं, दिल्ली हम चलाते हैं, सारी व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है, उनका कुशल मार्गदर्शन मिला है। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, तस्वीरें आप दिखाइए जरा, वहां कौन कौन पहुंचा है और वहां की हलचलें क्या हैं। योगेश जी। चलिए योगेश जी को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी निर्मल लगातार बने हुए हैं, राजभवन से बने हुए हैं। निर्मल, क्योंकि महज 2 घंटे के आसपास का वक्त है और 2 घंटे के बाद आपको सिर्फ वहां गाड़ियों की चहलकदमी नजर आएगी, गाड़ियां एक के बाद एक विधायकों की आती नजर आएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरा समझाइए किस तरीके से इस वक्त उस इलाके को कवर किया गया है।
देखिए विजेंद्र, राजभवन जो है चूंकि सुप्रीम प्रोटोकॉल होता है किसी भी स्टेट का, तो यहाँ पर 4 राजभवन के दरवाजे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर गेट। जो 2 नंबर गेट है, इससे मुख्यमंत्री सहित जो वरिष्ठ जो विधायक हैं उनको यहाँ से इससे प्रवेश दिया जाएगा। कुछ विधायकों को 1 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाएगा और उनकी फैमिली को। मीडिया के लिए 4 नंबर गेट निर्धारित किया गया, जहाँ से मीडिया जिनके पास पास है उनको अलाउ किया जाएगा। जैसा विनोद ने भी बताया था पहले कि 500 जो लोग हैं उनके अंदर बैठने की उनकी व्यवस्था की गई है। एक बड़ा डायस बनाया गया, जिस डायस मुझे फ़ोन की आवश्यकता भी नहीं है और मैं तो वैसे ही अनायास आया हूँ और हमारे जो भी यहाँ शीर्षक बैठे हैं उनसे मिल करके हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उसमें आपका चेहरा भी शामिल है। मैं मानता हूँ 115 चेहरे ऐसे हैं, सभी चेहरे चमकते हुए, सभी जिम्मेवार है, सब जनता ने जीता करके ही विधानसभा में भेजा है और सभी योग्य हैं। जी, मालानी की धरती, सबसे बड़ा नाम महेंद्र प्रतापपुरी, वो मठ जिसके प्रति सब लोगों की श्रद्धा है, तो इसलिए आपके नाम को लेकर बहुत गंभीरता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी पीठ से संत हूँ जो पश्चिमी राजस्थान की एक सिद्ध पीठ मानी जाती है और मेरे गुरु सिद्ध पुरुष मोहनपुर जी महाराज थे और जनता उनके प्रति अगाध श्रद्धा और वहाँ से मालानी के महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी सौभाग्य है और ये भी सौभाग्य है कि मुझे जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में पोकरण की जनता ने चुना और विधानसभा में भेजा है। तो मुझे विश्वास है मेरे गुरु पर, इष्ट पर और स्वयं पर ये है कि मैं मेरे कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करूं। जो विश्वास जनता ने जीता है उस पर खरा उतर के उनका काम करूं। सरहद से इतनी दूर अनायास आना नहीं होता। नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनता है साहब। हम तो विदिन जीवन हमारा चरई हुई थी चलता ही रहता है और रुकना भी नहीं चाहिए। यात्रा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हम लोग जहाँ तत्पर हैं वहाँ तैयार हैं और तैयार हैं वहाँ तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र प्रतापपुरी को आप सुन रहे थे। शाले मोहम्मद को हराकर वो मैदान में जीते, विधायक बने और अब चर्चाएं उनके नाम को लेकर भी है। योगेश जी लगातार बने हुए। योगेश जी, महेंद्र प्रतापपुरी को हम सुन रहे थे, लेकिन ये बताइए इसके अलावा और कौन कौन से विधायक वहां पहुंचे हैं, किन किन से आपकी बातचीत हुई और अंदर खाने कुछ जानकारी लग पा रही है कि क्या होने वाला है? देखिए विजेंद्र, महेंद्र प्रतापपुरी बहुत गंभीर नाम है और क्योंकि इस नाम को हम भी प्रमुखता से चला रहे थे और ये बहुत गंभीर नाम है। और थोड़ी देर पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से जो प्रमुख विधायक मिले हैं उनमें मदन दिलावर हैं, कन्हैयालाल चौधरी हैं, मालपुरा से विधायक, नावा से विधायक है विजय सिंह चौधरी, उन्होंने मुलाकात की है। और कहा जा सकता है कि ये वो नाम है जो बहुत गंभीरता के साथ सामने आ रहे हैं। और अभी तारा मठ के प्रमुख और जिन्होंने शाले मोहम्मद को पोकरण से चुनाव हराया, महेंद्र प्रतापपुरी जो कि राजपूत समाज के प्रखर व्यक्तित्व हैं, संत हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि उनके नाम को, क्योंकि इतनी दूर से कोई अनायास नहीं आता, ख़ासतौर से कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये नाम जो है वो काफ़ी गंभीर है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लगातार जो हलचल है और जिन नामों को लेकर जो चर्चाएं हैं, जिनको लेकर फर्स्ट इंडिया पहले ही संकेत दे चुका है, वो तमाम जो चेहरे हैं हमें एक एक करके बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि बोलने में बहुत सतर्कता और सावधानी बरती जा रही कि कहीं कोई अनायास कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जिससे राजनीतिक नुकसान हो। क्योंकि सबसे पहले अगर वो मंत्री बन रहे हैं तो पहले शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद ही कोई बात वो पुख्ता तौर पर मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से करेंगे। अभी फ़िलहाल ये कहा जा सकता है घोषित जो सूची है उसका भी इंतज़ार है कि वो कब तक आएगी। लेकिन धीरे धीरे जो हलचल बढ़ रही है और धीरे धीरे वो नाम जो गंभीरता के साथ सामने आ रहे हैं, जो कहा जा सकता है क्योंकि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वो पहुंच चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पहले से मौजूद है और साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहाँ मौजूद हैं। तो राजस्थान की राजनीति में जो भजनलाल सरकार के मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित इंतजार की विस्तार की जो खबरें थी उन पर आज विराम लगने वाला है। और अब इंतज़ार ये भी है कि और कौन कौन से चेहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरह का अभी हम आकलन लगाएं तो विजय सिंह चौधरी वो नागौर से आते हैं, नावा से विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अभी विधायक हैं महेंद्र प्रतापपुरी, वो जैसलमेर से आते हैं, मालानी की धरती से आते हैं। तो अलग अलग ज़िलों से प्रमुख लोगों का या विधायकों का जो आगमन हुआ है
वो अलग तरह के संकेत दे रहा है। मदन दिलावर हाड़ौती से है, दलित नेता के तौर पर उनकी छवि है, और राम मंदिर मूवमेंट में उनकी जो भागीदारी थी, उनकी सक्रियता थी, कार सेवा उन्होंने की, साथ ही प्रण भी लिया था कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर जब तक कोर्ट का या उस बारे में डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो पूरे समय कई सालों तक उन्होंने ये प्रण लिया कि वो बिस्तर पर नहीं सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे। तो ये प्रण उनका रहा बहुत सालों तक। मदन दिलावर जो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं, इसे कहा जा सकता है, और यहाँ पर लगातार जो हलचल है, और कहा जा सकता है और भी यहाँ पर कई चेहरे हैं। और हमारे साथ बांदीकुई के विधायक भागचंद जी टांकड़ा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भागचंद जी, आपके चेहरे पे मुस्कान है, और इस मुस्कान के संकेत क्या है? नहीं, मुस्कान तो हमेशा ही रहती है। मेरा जीवन जीने का तरीका अलग है कि मैं दुख तकलीफ को भी हंसकर काटता हूँ। दुख तो आपने बहुत झेले हैं, मुझे भी पता है, लेकिन अब सुख का समय आया है, तो और मंत्री बनने की कोई संभावना, कोई संकेत मिला? ऐसा कोई संकेत नहीं है, और ऐसी कोई चाहत भी नहीं है। और पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो उसका बड़े अच्छे तरीके से निर्वाह करेंगे। क्योंकि एक ऐसा समाज जिसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति पुराना जनसंघ के ज़माने से विश्वास रहा है, माली समाज का। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत बड़े कद के नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस में, लेकिन माली वर्ग जो है बीजेपी से उसका जुड़ाव रहा, खासतौर से पूर्वी राजस्थान में हमने देखा। तो ऐसे में संभावनाओं को बल तो मिलता ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक जीते हैं पूरे दौसा जिले में सब फर्स्ट टाइमर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जब सीएम बन सकता है तो फर्स्ट टाइम मंत्री क्यों नहीं बन सकता? ये तो पार्टी संगठन तय करेगा किसको क्या बनाना क्या नहीं बनाना। अभी कुछ मेरी निगाह में तो ऐसा कुछ नहीं है किसी को फ़ोन किया हो, हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना है नहीं। और आज कार्यक्रम है मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का, तो अब उसमें शरीक होने आए हैं। सूचना तो सभी विधायकों को, आप पास में रहते हैं जयपुर के, लेकिन भागचंद जी ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मंत्रिपरिषद है, जिसमें कहा जा रहा है कि 60% युवा चेहरे हो सकते हैं, या फ्रेश चेहरे हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम हो सकते हैं, 40% अनुभवी हो सकते हैं, तो एक कहा जा सकता है कि बैलेंस जो मंत्रिपरिषद का विस्तार है वो देखने को मिल सकता है। नहीं, बैलेंस ही होगा, और अब ज़्यादा देर की जरूरत नहीं है। 3-4 घंटे में सब कुछ सामने आ जाएगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमें और पूरे चैनल की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और भागचंद जी और हमारे साथ जवाहर जी बेडम है, जिनको लेकर आशा नहीं, मुझे लगता है पूर्ण विश्वास है जवाहर जी, क्योंकि पूरे ईस्टर्न राजस्थान, जवाहर बेडम वो नाम है जो पूरे ईस्टर्न राजस्थान में मंत्री बनने से संदेश जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब लोग बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से पूरी मेहनत करके ऊपर तक पहुंचता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को देखिए आप, एक मंडल के युवा मोर्चे के अध्यक्ष से लेकर के वो प्रदेश के मुखिया की सीट पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेकर के काम कर रही है। और पूर्वी राजस्थान क्यों, पूरे राजस्थान को नंबर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन जवाहर जी, पूरे गुर्जर समाज, आप गुर्जर समाज के उस मूवमेंट के साक्षी रहे जिसने प्रचंड आंदोलन किया, उसमें अग्रिम भूमिका जवाहर बेडम की रही। तो ऐसे में एक जवाहर बेडम का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, गुर्जर समाज के लिए त्याग बलिदान के लिए भी आपका नाम जाना जाता है। देखिए योगेश जी, उसका मैं साक्षी नहीं हूँ, उस आंदोलन के आप भी साक्षी हैं। आपने बिल्कुल छोटे से, शायद भास्कर टीवी में उस समय आप शुरुआत की थी, आपने जो भास्कर टीवी में, मैं जो कह रहा हूँ उसे ही कह रहा हूँ, भास्कर टीवी में आपकी शुरुआत हुई थी जब चोपड़ा कमीशन खासा कोठी में था, हम और आप मिला करते थे। निश्चित रूप से हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और अब भी काम कर रहे हैं। आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी जब जब भी देती है उसको बखूबी निभाने का काम करते हैं। मंत्रिमंडल की कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास तो अभी तक है नहीं। हम तो पार्टी कार्यालय रूटीन में रोजाना जैसे आते हैं ऐसे आज भी आए। कल मैं किसी काम से जयपुर आया था, आज मैं निकल रहा था क्षेत्र में, तो मैं सोचूं कि मेरी पार्टी कार्यालय हमारा मंदिर है और उस मंदिर को ढोक लगाएं, यहाँ नेताओं को प्रणाम करें, इनसे निर्देश लेकर के, क्योंकि हमारे विश्वकर्मा योजना जो चल रही है, गरीबों को, पिछड़ों को, जो दस्तकार हैं, उनको माननीय मोदी जी ने लाभान्वित करने के बहुत बड़े स्तर पर योजना लागू की है, और उसको धरातल पर पहुंचा करके आम व्यक्ति को लाभान्वित करने का जो हमारा योजना है उसके संपर्क में हम निकलेंगे। अभी भीतर जा रहे हैं। जवाहर जी, पूरे आपको ध्यान नहीं है कि गुर्जर कम्युनिटी का जबरदस्त साथ इस बार सरकार बनाने में रहा है। देखिए, गुर्जर समाज ही नहीं, सब समाज मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हाँ, विशेषकर मैं उस कौम से आता हूँ
गुर्जर समाज के लोगों ने अब की बार इतिहास रचा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी इतिहास रचा था और आगामी दिनों में भी इतिहास रचेगा गुर्जर समाज। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने कहा ना मालाश्री में, भगवान देवनारायण जी का अवतरण कमल के फूल से हुआ है। उनके 1111 में जन्मोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और वहाँ जो उन्होंने कहा कि हम भी कमल वाले हैं और आप भी कमल वाले हैं, तो निश्चित रूप से भगवान देवनारायण के वंशज तो अब कमल को थाम लिया, अब छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और देख सकते हैं आपकी जवाहर बेगम जी, क्योंकि एक उम्मीद इनके नाम को लेकर बहुत गंभीरता के साथ है, तो मुझे कहा जा सकता है कि इनाम भी हमारे सामने आएगा। जी बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि जिस तरीके से आप एक एक से बातचीत करें, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी के तमाम विधायक एक बेहतरीन प्रवक्ता है और उनको अपनी बॉर्डर लाइन पता है, इसलिए किसी से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मुस्कुराहट सबके चेहरे पर है, बता कोई नहीं रहा है। देखिए, जानकारी होने के बावजूद भी एक सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है। जिस तरह के निर्देश पार्टी मुख्यालय से मिले या मुख्यमंत्री के यहाँ से मिले, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ से मिले, उन निर्देशों को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जवाहर बेगम बहुत गंभीर नाम है, बहुत सीरियस नाम है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम घाट की गुणी से लेकर अगर हम धौलपुर तक चले जाएं तो गुर्जर समाज में और खास तौर से पूर्वी राजस्थान में अगर सबसे बड़ा मैसेज देने की बात की जाए तो जवाहर बेगम को लाकर मंत्री बनाकर दिया जा सकता है। तो कहा जा सकता है, और आपने ध्यान दिया कि ERCP को लेकर भी एक बड़ा मूवमेंट था और अब इसको लेकर भी एक बड़ी घोषणाएं केंद्र की सरकार जल्द ही करने वाली है। तो ये वाला मूवमेंट भी उसी बेल्ट में चला था और जवाहर बेगम तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकारों में कर्नल बैंसला के साथ लगातार जुटे रहे थे उस दौर में। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि और सीनियरिटी के लिहाज से भी ये एक बड़ा नाम है। लेकिन विजेंद्र, थोड़ी देर में मुझे लगता है औपचारिक जो ऐलान है जिसको लेकर, चाहे वो मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर हो, चाहे वो मंत्रियों के नामों को लेकर हो, वो थोड़ी देर में हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर वो तमाम चेहरे इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं जिनके नामों को लेकर ज़बरदस्त चर्चा है, जिनके नामों को लेकर ज़बरदस्त गंभीरता है और जिनको नामों को लेकर फर्स्ट इंडिया लगातार आपको संकेत दे रहा है। वो तमाम चेहरे हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जवाहर बेगम भी उन्हीं में से लेकिन एक नाम है बीजेपी जो का अभी वर्किंग स्टाइल बहुत ज्यादा बदल गया है। अब समस्या यह है कि जिन नामों की चर्चाएं होती हैं और जिन नामों की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो जाती हैं, वो चर्चाओं से बाहर हो जाते हैं। ये भी हमने देखा है बीते वक्त में। लेकिन निर्मल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, आपको लगता है कि राजभवन से ही 3 बजे के आसपास या 2:45 के आसपास ये कंफर्म होगा कि कितने विधायक मंत्री बन रहे हैं, और उसके बाद राजभवन के जरिए ही, राजभवन जब सब पहुंच जाएंगे तभी ये भी पता चलेगा कि कौन कौन मंत्री बन रहा है? या आपको लग रहा है कि बीजेपी ऑफिस से पहले ही पता चल जाएगा? देखिए विजेंद्र, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरह का पिछले दिनों का जो चाल चरित्र रहा है भाजपा का, जो रीति नीति रही है भाजपा की, उससे तो ये तय है कि गोपनीयता पूरी तरह से बढ़ती जा रही है। नामों का खुलासा अभी नहीं होगा। लेकिन एक सूचना यह है कि भाजपा मुख्यालय पे तमाम जो विधायक हैं उनको सबको वहां पर बुलाया गया है। सबसे वहां एक फॉर्मल सब एक दूसरे से बातचीत करेंगे। उसके बाद वहां बसों के जरिए विधायकों को राजभवन लाया जा सकता है, ताकि यातायात की व्यवस्था में भी किसी तरह का विघ्न ना हो, यातायात भी सुचारू चलता रहे और सब एक साथ पहुंच जाएं। और राजभवन पहुंचने के बाद जिनको मंत्री बनाना है उनको राजभवन, सबको कहा है 2:45 तक सबको राजभवन पहुंच जाना है। तो 2:45 के आसपास ही उन नामों का खुलासा राजभवन पहुंचने के बाद किया जाएगा कि मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, स्वतंत्र प्रभार किसको दिया जाएगा और राज्य मंत्री कौन होंगे। और जब वो यहां से मंत्री बनने के बाद, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जाएंगे तो उनके पास मोटर गैराज की अपनी खुद की गाड़ी होगी जो राज्य सरकार द्वारा जो उनको अलॉट की जाती है। तो तमाम तरह की जो तैयारियां राजभवन में इस रूप में की जा रही हैं। और मैं योगेश की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जिस तरह से उन्होंने जवाहर सिंह बेगम से बात की, जिस तरह से भागचंद टाकड़ा से बात करी, ऐसे बहुत सारे नवोदित नाम भी हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। उनके भी बहुत ज्यादा अवसर हैं कि उनको मंत्रिमंडल में इस तरह के अवसर दिए जाए मंत्री बना करके, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को बनाया गया है वो भी पहली बार ही मंत्री बने हैं। एक मुख्यमंत्री बना और दोनों उप मुख्यमंत्री। तो इसी रूप में जो मंत्रियों के चेहरे भी इस तरह के सामने आ सकते हैं, जो युवा चेहरे हों, जातिगत बैलेंस किया जाएगा, क्षेत्रीय बैलेंस किया जाएगा। आगे मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष
बेहद मजबूत है और नए चेहरों के साथ विधानसभा के अंदर विपक्ष के गंभीर नेताओं के सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अनुभव की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपने तैयारियों का जिक्र किया। सिर्फ राजभवन में तैयारियां नहीं चल रही हैं, नए मंत्रियों को लेकर सचिवालय में तैयारी पूरी हो चुकी है। नए मंत्रियों के लिए कमरे सज कर तैयार हो चुके हैं, सुबह से ही साफ सफाई कर दी गई है। इसके अलावा कमरों की चीजों को व्यवस्थित करके जमा दिया गया है। सचिवालय में 20 से 30 कमरे तैयार किए गए हैं। अब शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के आने का इंतजार है, यानी कि गाड़ियां तैयार हैं, कमरे तैयार हैं, राजभवन तैयार है, सूची तैयार है। बस जिन नामों के साथ ये सारी तैयारी है वो नाम सामने नहीं है। लेकिन योगेश जी, मेरा सवाल ये था कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा पहली बार मंत्री बन रहे हैं, लेकिन अगर सारे युवा चेहरे होंगे, सारे चौंकाने वाले चेहरे होंगे, तो विपक्ष कमजोर नहीं है। आपको लगता है कि एक अनुभव के साथ बेहतरीन तालमेल होगा, ताकि अगर फ्लोर पर सरकार फंसती नजर आए सवालों में, तो अनुभव के साथ वो नेता निकालते नजर आए? देखिए, ये बात सही है, खास तौर से विजेंद्र, क्योंकि बहुत ही तार्किक सवाल आप लगातार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी जो तमाम परिस्थितियां और तमाम नवाचार दिख रहे हैं, वो और तर्क को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारे ज़्यादा कहा जा सकता है कि जिज्ञासाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि नए मंत्रियों के लिए कक्ष तैयार हो चुके हैं और सिविल लाइन्स में घरों में वाइट वॉश भी चल रहा है। पुराने मंत्री भी जल्द अपने भवन खाली करेंगे, नए मंत्री उनमें रहेंगे। लगातार 5 सालों के अंदर जो इस तरह का दौर है, हम पिछले कई सालों से आप और हम लगातार कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह इस बार मंत्रिपरिषद के विस्तार में चेहरों को गोपनीय रखा जा रहा है, या यूँ कहें ठीक उसी तरह जिस तरह भजनलाल शर्मा का नाम अनाउंस किया गया था, ठीक उसी तरह जब नया मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान में, तो उसी तरह। और आपने कहा कि अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण और सशक्त विपक्ष, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष सशक्त है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ सरीखा कोई ऐसा चेहरा फ्लोर मैनेजमेंट का बीजेपी के पास अभी तक नहीं नज़र आ रहा। वो एक बड़ी कमी भारतीय जनता पार्टी की सदन में उस वक्त नज़र आएगी जब विपक्ष तीखे हमले करता हुआ नज़र आएगा जी। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि उन अनुभवी चेहरों को भी लिया जाए, जो मंत्रियों का पहले भी काम देख चुके हैं, जो पुराना अनुभव रखते हैं और जिनके कारण कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को सहायता भी यहाँ पर वो देते हुए नज़र आए। कंसल्टेंट भी मुख्यमंत्री के बने, उनके सेनापति के तौर पर भी भूमिका नज़र आए। तो मुझे लगता है कि 60% नए और 40% अनुभवी या वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा कि ओबीसी वर्ग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। जिस तरह ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत तेजी के साथ राहुल गांधी ने उठा रखा है, पूरी कांग्रेस ने उठा रखा है, तो ऐसे में ओबीसी और मूल ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व, जो बीजेपी का मूल वोटर है, मूल ओबीसी, चाहे वो खास तौर से सिरवी मतदाता हो, चाहे वो कल्बी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो रावणा राजपूत हो, चाहे वो अन्य वर्गों से आने वाले नेता हों, तो वो तमाम जो मूल ओबीसी का जो वर्ग है, चाहे वो विश्नोई हो, उनको यहाँ पर प्रमुखता से लेने की बात है। और जाट वर्ग को वरीयता दी जाएगी, SC ST वर्ग को वरीयता दी जाएगी। SC SC के अंदर भी मुझे जो लगता है कि वो खास तौर से चेहरे जिनको लेकर। योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए।